जर्मन सैनिक स्टीफन ब्रांड को निर्वासित जर्मन एम्परर कैसर विल्हेम II की देखरेख और पूछताछ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि कैसर वहां एकांत मनोर में रहता है और जर्मनी हॉलैंड पर आक्रमण कर रहा है। अधिकारियों को चिंता है कि डच जासूस उसकी जासूसी कर रहे होंगे। जैसे ही ब्रांड जवाबों की तलाश में कैसर के जीवन की गहराइयों में उतरना शुरू करता है, वह कैसर की नौकरानियों में से एक मीके के साथ एक अप्रत्याशित और भावुक रिश्ते में आ जाता है। दुर्भाग्य से मीके डच जासूसों में से एक निकली। हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम द एक्सेप्शन नाम की 2016 की युद्ध रोमांस फिल्म को फिर से दोहराएंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में सफेद कपड़े पहने एक युवती घास के बीच जमीन पर आराम करती नजर आती है। जैसे ही कौन उसके पीले चेहरे के करीब आता है, ब्रांड अचानक से जाग जाता है। वह दुःस्वप्न से बचने के लिए पसीना बहाते हुए रात के बीच में बिस्तर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अचानक उनके टेलीफोन की घंटी बजी। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हेडक्वार्टर से फोन आया है। जनरल फॉल्केनबर्ग ने ब्रांड से जर्मनी के पूर्व सम्राट कैसर विल्हेम के बारे में पूछा, जिस पर ब्रांड ने व्यंग्यात्मक ढंग से सवाल किया कि क्या वह अभी भी जीवित है। फॉल्केनबर्ग ने ब्रांड से आग्रह किया कि वह कैसर को हे दृष्टि से ना देखें, क्योंकि वह अभी भी जर्मन लोगों के लिए बहुत ही प्रतीकात्मक महत्व रखता है। फॉल्केनबर्ग ने ब्रांड को सूचित किया कि सेना ने आक्रमण किया है और नीदरलैंड पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, लेकिन उन्हें डर है कि कुछ डच जासूस अभी भी बाहर हैं और कैसर पर नजरें गाड़े हुए हैं। इसलिए उसने ब्रांड को कैसर की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वह सुरक्षित हो। अगले दृश्य में ब्रांड को हॉलैंड में कैसर की हवेली में देखा जाता है। कर्नल सिगर्ड वॉन इल्समैन, जो कैसर के गोपनीय सहायक हैं, उन्हें दरवाजे पर रिसीव करते हैं। हालांकि कैसर लकड़ी को काटने में व्यस्त है। हरमाइन, जो कैसर की पत्नी है, अपने पति के पास जाती है और उसे संबंधित करती है कि सेना यहाँ है और इसलिए उन्हें एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहिए। उसके अनुसार सेना चाहती है कि कैसर एक बार फिर जर्मनी पर शासन करे, इसलिए वह कैसर को सलाह देती है कि उन्हें कमांडिंग ऑफिसर को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहिए, जिस पर कैसर ने मजाक में कहा, ओह, इसलिए अब हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। फिर भी कैसर सहमत है। बाद में रात में जब ब्रांड सर्वेंट क्वार्टर में आराम कर रहे होते हैं, तो मीके नाम की नौकरानी कैसर के खाने के निमंत्रण के बारे में सूचित करने के लिए दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके संवाद करने के बाद उनके बीच थोड़ा ठहराव आया। जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, उनके शरीर की गर्माहट धीरे धीरे उनकी आत्माओं को एक साथ खींच रही है। नौकरानी से अपने कपड़े उतारने का अनुरोध करते ब्रांड तनाव मुक्त करता है। मीके नहीं नहीं कह सकती थी एक कप्तान के लिए, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे करने के लिए कहा गया। लेकिन इससे पहले कि वे ब्रांड की इच्छाओं के अनुसार यौन संपर्क का आनंद ले पाते, ब्रांड ने अपने द्वार लड़े गए युद्ध से मिले घावों पर दर्द महसूस किया। व्यथित होकर उसने दासी से अनुरोध किया कि वह कैसर को बता दे कि वह उसके साथ रात के खाने में शामिल होगा। नौकरानी अपने कपड़े अंदर लेती है और चली जाती है। कैसर और हरमन ब्रांड को मेज पर रात के खाने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। मीके अपने नौकर की पोशाक पहने हुए मेज के चारों ओर अपना रास्ता बनाती है, क्योंकि मेज पर मोमबत्तियों से कमरे में बमुश्किल रोशनी होती है। जबकि मीके भोजन परोस रही होती है और जनरल के करीब खड़ी होती है, कैसर ने जर्मनी और एडोल्फ हिटलर के बारे में विचार किया। कैसर जो कह रहा था उस पर ध्यान देने के लिए ब्रांड बहुत ही आकर्षक नौकरानी के साथ व्यस्त था। कैसर जो कह रहा था, हरमाइन ने ब्रांड के थकाऊ रूप को देखा, इसलिए विषय को बदलने के लिए ब्रांड ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। ब्रांड ने जानबूझकर या अनजाने में कैसर को यह कहकर क्रोधित कर दिया कि उसके पिता एक सेना अधिकारी थे और सौम्य की लड़ाई में उनके जन्म से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई। कैसर की हमेशा अपने समय में एक कट्टरपंथी शासक होने और छोटे कारणों से हास्यास्पद युद्ध शुरू करने के लिए आलोचना की गई थी। इसलिए कैसर ने इसे एक दोष के रूप में लिया और ब्रांड पर एक संक्षिप्त शख्स के लिए चिल्लाया और डाइनिंग टेबल छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, ब्रांड ने कैसर को जानबूझकर या अनजाने में परेशान किया? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं। रात के खाने के बाद ब्रांड सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। वह मेज के पास वाली कुर्सी पर गिर जाता है। ब्रांड जब अपने जूते उतार रहे होते हैं तो रोशनी चालू होने पर चौंक जाते हैं। जब ब्रांड ने ऊपर की ओर देखा तो मीके थोड़ी दूर पर खड़ी थी।
इस बार मीके अनुरोध करती है कि वह अपने कपड़े उतार दें। कमरा एक बार फिर गर्म होने लगता है। ब्रांट ने अपने कपड़े उतार दिए। मीके अपने शरीर का बारीकी से निरीक्षण करती है और उन घावों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जो उन्हें आखिरी बार प्यार करने से रोकते हैं। वह फिर अपने बिस्तर में उन्हें धकेल देती हैं, उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और प्यार करने लगती हैं। उसके बाद ब्रांट ने उस रात के लिए उसके साथ रहने का आग्रह किया, लेकिन उसने बात नहीं मानी और कमरे से चली गई। अगली सुबह कर्नल सिरगट ने केसर को सूचित किया कि ब्रांट अपने जीवन में मौजूद डच जासूस के खतरे के कारण घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। बाद में मैदान में केसर और ब्रांट ने डच जासूस के बारे में संक्षिप्त बातचीत की। केसर को ब्रांट का आश्वासन मिला कि जब वह ड्यूटी पर होगा तो कोई जासूस उसके आसपास नहीं आएगा। लगता है केसर का कल रात का गुस्सा उतर गया है। केसर ने मीके को निर्देशन दिया कि ब्रांट को घर में उसका नया कमरा दिखाया जाए। उनके कमरे में प्रवेश करने के बाद ब्रांट ने मीके से उनका नाम पूछा और उसे देते ही शर्मा गए। यह पहली बार था जब ब्रांट ने मीके का नाम सुना था। इससे पहले कि वह बात आगे बढ़ पाते, मीके ने कर्मचारियों के मैथुन के अवैध नियम का उल्लेख करते हुए सीमा पार कर ली। मीके के अनुसार अगर वे दोनों का पता चल गया तो वे अपनी नौकरी खो सकती हैं। ब्रांट प्रतिबंधित नियम का पालन करने की कम परवाह नहीं कर सकता था। इसके बजाय वह मीके से पूछता है कि उसका कमरा कहाँ है। उसने उसे अपने कमरे के बारे में बताया और चली गई। कुछ दिनों बाद मीके चुपचाप हवेली छोड़ देती है और चर्च के लिए अपना रास्ता बनाती है। एक मित्र और सहयोगी पास्टर हेनरिक वहां थे। वह हेनरिक को बताती है कि सेना उनकी उपस्थिति से अवगत है और विशेष एजेंट के ठिकाने का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हेनरिक उसे पूछते हैं कि वह अपने मिशन के साथ कब समाप्त होगी और उसे यह सुनिश्चित करता है कि काम पूरा होने के बाद उसे क्षेत्र छोड़ने में मदद करेगा। कुछ देर बाद मीके चली गई और तुरंत हवेली में अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर सेना हमेशा की तरह 2 कदम आगे थी। सेना ने पहले ही तय कर लिया था कि जासूस गांव में ही कहीं है। सटीक स्थान निर्धारित करने के बाद उन्होंने क्षेत्र पर हमला करने की योजना बनाई थी। आगे बढ़ते हुए ठीक उसी तरह जैसे कि मीके एक बार फिर ब्रांट को उसके कमरे में उसके बिस्तर पर लेटे हुए पकड़ लेते हैं। ब्रांट ने मीके से इस बात के लिए माफी मांगी कि पहली बार मिलने पर उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और फिर उन्होंने अतरंग यौन संबंध बनाए। मीके ने ब्रांट के सामने कबूल किया कि वह एक यहूदी है, लेकिन ब्रांट ने इस तथ्य की ज्यादा परवाह नहीं की। ब्रांट रात के लिए उनके कमरे में रुके। अगली सुबह जब मीके उठी तो उसने ब्रांट को बिस्तर के किनारे बैठे खिड़की से बाहर चमकते हुए पाया। उसने दुःस्वप्न का उल्लेख करके ब्रांट को उसके चरित्र से अलग करने की कोशिश की, जिसके कारण ब्रांट सुबह उतनी जल्दी उठ नहीं पाया। लेकिन ब्रांट ने विषय बदल दिया और मीके को सलाह दी कि वह किसी और को यह नहीं बताए कि वह यहूदी है। थोड़ी देर बाद उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और चला गया। ब्रेंट का सामना गेस्टापो नाम के इंस्पेक्टर से होता है, जिसे मीके के कमरे से बाहर निकलते हुए डच जासूस को खोजने का काम सौंपा जाता है। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुनियोजित छापे के बारे में बताया और एसएस के प्रमुख हिमलर के एम्परर से मिलने के लिए आने के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उनकी टीम हिमलर के आने से पहले घर की पूरी तरह से तलाशी लेगी। इंस्पेक्टर ने ब्रांट को हिदायत दी कि वह कैसर को छोड़कर हिमलर के आने के बारे में किसी को ना बताए। हालांकि ऐसा लगता है कि हरमाइन को पहले से ही हिमलर की यात्रा के संबंध में एक पत्र मिल गया था। उसने कैसर को उत्साहपूर्वक पत्र पढ़ा, लेकिन जब कैसर ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया तो उसने ब्रेंट को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने की कोशिश की कि यह यात्रा कैसे बहुत महत्वपूर्ण है और इस यात्रा का परिणाम क्या हो सकता है। उसे बहुत उम्मीदें थी कि हिमलर कैसर को एक बार फिर जर्मनी का नेतृत्व करने की पेशकश करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ब्रांट के लिए यह इस यात्रा के सबसे संभावित परिणाम के रूप में नहीं हुआ। बदले में वह काफी हैरान था कि हरमाइन अभी भी इतने ऊंचे पद पर होने का सपना देखती हैं। आपको क्या लगता है, हिमलर के दौरे के पीछे क्या कारण हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। हिमलर के आने से घंटों पहले गेस्टापो दस्ते हवेली में अपनी खोज करना शुरू कर देते हैं। खोज समूह पूरे मैनोर में फैल जाता है। जब वह सीढ़ियां उतरते हैं तो ही मीके हर कोने में गुस्त छेपोगट होके कदमों की आहट सुनती है।
वह उस समय ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था कि वह छाती से फूट जाने वाला है। ब्रांट ने व्यक्तिगत रूप से मीके के कमरे में देखा, लेकिन वह खाली हाथ आया। जब वह खोज समाप्त हुई, मीके यह सत्यापित करने के लिए कि क्या उसका हथियार अभी भी वहां छिपा हुआ है, अपने कमरे में लौट आई। उसे यह देखकर राहत मिली कि वह अभी भी वहीं था। एक बार फिर मीके चुपके से चर्च में पादरी से मिलने के लिए हवेली से बाहर निकल गई। ब्रांट ने उसे पीछे से हवेली छोड़ते हुए देखा। उसने चर्च तक उसका पीछा किया। मीके ने पादरी को बताया कि एसएस के प्रमुख कैसर से मिलने आए हैं। उसने उसे कहा कि वह कैसर के बजाय एसएस के सिर को मारने की योजना को बदलना चाहती है। संवाद सुनने के लिए खिड़की से चुपके से झांकते हुए कोई गलत निष्कर्ष निकालने के लिए बचने के लिए ब्रांट ने जवाबी कार्रवाई की। ब्रांट हवेली में अपने कमरे में वापस चला गया। आधी रात में जब ब्रांट आधे नग्न होकर सिगरेट पी रहे थे, तब मीके अंदर आती हैं। उस रात मीके ब्रांड के कमरे में रुकी थी। सुबह में मीके ने एक बार फिर ब्रांड से उस दुस्वप्न के बारे में पूछने की कोशिश की जो रात में उसे सताता है, और इस बार ब्रांड ने इसके बारे में खोला। मीके जाने ही वाली होती है कि अचानक किसी ने कमरे में प्रवेश किया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। हरमाइन अपने पति कैसर को निजी कमरे में ब्रांड और मीके के संबंध के बारे में घृण रूप से बताती है। सभी के साथ आंख से संपर्क करने से बचते हुए दोनों अपमानजनक रूप से एक दूसरे का सामना करते हैं। हरमाइन जुझार रूप से उन दोनों को अपनी संपत्ति पैक करने और छोड़ने का आदेश देती है, लेकिन कैसर विनम्रता से ब्रांड और मीके के साथ एक निजी बैठक का अनुरोध करता है। हरमाइन अपने पति के बयान का अविश्वसनीय तरीके से जवाब देती है, लेकिन फिर भी वह निर्देश का पालन करती है। एक बार जब बाकी सभी लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं, तो कैसर ने ब्रांडत और मीके दोनों को अपनी छत के नीचे काम करते रहने के लिए कहा, लेकिन अत्यधिक विवेकपूर्ण होने के लिए कहा। कैसर ब्रांड के साथ मुठभेड़ के बाद सिगर्ट से प्राप्त हुआ कि गेस्टापो उसे देखना चाहता है। ब्रांड इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। इंस्पेक्टर ने उसे कहा कि उसे दिखाने के लिए कुछ मिला है। वह बहुत कम जानता था। यह पादरी हेनरिक था, यह पादरी जिसके साथ मीके बात कर रही थी। इंस्पेक्टर ने ब्रांड से कहा कि पादरी डच जासूसों में से एक है और उनके पास यह मानने के लिए कारण है कि क्षेत्र में एक और है, और पादरी हमें दूसरे जासूसों के पास ले जाएगा। ब्रांड अब पूरी तस्वीर देख सकते थे। उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि मीके वह दूसरी जासूस है जो उनकी तलाश कर रहे हैं। वह अब बस कुछ समय की बात थी कि पादरी उसका नाम लेगा। हिमलर के आने के बाद ब्रांड ने मौके से संपर्क किया और उसे सूचित किया कि पादरी को पहले ही जब्त कर लिया गया था और सेना द्वारा दबाव में पूछताछ की जा रही थी। मीके ब्रांड को यह समझाने के लिए मजबूर करती हैं कि उसने उसके छिपे हुए कार्य की खोज कैसे की। ब्रांड स्वीकार करता है कि उसने चर्च में उसका पीछा किया और एक बार पादरी के साथ उसकी एक झलक देखी। ब्रांड ने हैरानी से सवाल किया कि क्या मीके उसका शोषण कर रही है और उम्मीद करती है कि वह उसके लिए अपने देश को छोड़ देगा, लेकिन मीके ने उसके दावों का विरोध किया और उससे अपनी विशेष जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया। ब्रांड ने निराशा से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आपको क्या लगता है कि ब्रांड अपने कर्तव्यों को छोड़ देगा और मीके को अपना मिशन पूरा करने में मदद करेगा, या फिर वह उसकी बात पर सेना को बुलाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। शाम की चहलकदमी के दौरान हिमलर ने कैसर के साथ खुलकर बात की और उन्हें अपनी यात्रा का कारण बताया। हिमलर ने कैसर को बर्लिन वापस आने और चैन की कमान संभालने की पेशकश दी, लेकिन बाद में ब्रांड के पुराने कमरे में उन्होंने ब्रांड और गेस्टापो को वास्तविक योजना के बारे में संबंधित किया, जो कि कैसर को बर्लिन में वापस लाने और किसी भी शेष राजशाही सहानुभूति रखने वालों को बाहर निकालने के लिए थी। अब तक ब्रांड एसएस के काम करने के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थे, जो ब्रांड की सही तरीके की परिभाषा से बहुत विरोधाभासी थे। इसलिए उसने कर्नल सिगरेट को जाल के बारे में चेतावनी दी। इसी बीच मीके हमेशा के लिए चले जाने से पहले जंगल में कैसर से अंतिम मुलाकात करती है। वह कबूल करती है कि उसके पास चर्चिल का एक गुप्त संदेश है, और इससे पहले कि वह जानती कि कैसर जमीन पर गिर गया, वह घर की ओर दौड़ी और चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक हर कोई जल्दी में है। घर में घुसते ही टेलीफोन की घंटी बजी। जब ब्रांड ने फोन उठाया तो गेस्टापो ने मीके को जासूस घोषित करना शुरू कर दिया। हवेली में गुप्त एजेंट की मौजूदगी की घोषणा करने के लिए प्रत्येक कमरे में इंटर कम्युनिकेशन उपकरणों को नियोजित करके यह खुलासा किए बिना कि मीके है, ब्रांड ने मीके को भागने की सहायता की।
ब्रांट ने सभी को अपने कमरों में अंदर रहने और गार्डों को सभी गेट बंद रखने का आदेश दिया। मीके को भागने में सहायता करने के लिए ब्रांट ने वैन को कैसर तक पहुंचाया, उसे उठाया और उसे अस्पताल ले जाने का नाटक किया। ब्रांट ने मीके को वैन में बिठाया और उसे हवेली से जितना हो सके दूर भगाया। अब समय आ गया था कि मीके को विदा किया जाए। ब्रांट ने घाव से भागने में मीके की मदद की, लेकिन यहाँ से मीके खुद चली जाएगी। मीके और ब्रांट दोनों ने अलग होने से पहले एक आखिरी नज़र का आदान प्रदान किया। जब वह जा रही थी तो मीके ने ब्रांट को आश्वासन दिया कि वह उससे तभी शादी करेगी जब युद्ध के बाद वह उसे ढूंढ लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को हिट किया है ताकि और कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी ना छूटे।